हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए कहानी में। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि रोजी की शादी हो रही है, लेकिन उसका फियांसे लू स्टेज पर ही उसे मना कर देता है शादी करने से। उसका और रोजी की सौतेली सिस्टर एनी का अफेयर चल रहा होता है। एनी ने तो सिर्फ लू को इसलिए पटाया था ताकि वो रोजी को नीचे दिखा सके, और रोजी को वो छोड़ देता है, शादी वाले दिन ही मना कर देता है। इतना ही नहीं, रोजी का बहुत इंसल्ट भी करता है। वो तो प्रिटी भी नहीं दिखती है, कंट्री बम्पकिन है वो, उससे कौन ही शादी करना चाहेगा। जब रोजी को पता चलता है कि लू और एनी का अफेयर चल रहा है, तो वो ही लू से अपना एंगेजमेंट कैंसिल करके जाने लगती है। वो लोग उसका काफ़ी इंसल्ट कर रहे थे। जब वो हॉल से निकल रही थी तो वो फूजिन से टकराती है। फूजिन लू का बड़ा कज़न ब्रदर था और यहाँ पर वो क्रिपल था। रोजी उसे जानती थी, तो वो यहाँ पर सिर्फ लू से बदला लेने के लिए फूजिन को शादी करने के लिए बोलती है। फूजिन की नज़र यहाँ पर रोजी के नेक पे पड़ती है और वो उसके मोल को देख के पहचान जाता है। रोजी वही गर्ल है जिसे कि वो ढूंढ रहा है, और फिर वो तुरंत ही यहाँ पर रोजी को शादी करने के लिए हाँ बोल देता है। और यहाँ पर जब लू बीच में आता है तो वो फूजिन को कहने लगता है कि आप गलत कर रहे हो रोजी से शादी करके। फूजिन यहाँ पर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, हमारे घर के यही संस्कार है कि तुम शादी वाले दिन लड़की को शादी करने से मना करो। वो उसे डांट करके वहाँ से जाने के लिए कहता है। लू और एनी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही रोजी फूजिन को हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है और वो भी वहाँ से जाने लगती है। फूजिन कहता है, अरे अभी तो तुमने मुझसे शादी के लिए पूछा था। रोजी कहती है, वो एक्चुअल में मैंने लू को सिर्फ गुस्सा दिलाने के लिए, आई डोंट थिंक कि हम दोनों एक दूसरे को सूट करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रोजी को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो काफ़ी गुस्सा करने लगती है। तो फिर वो यहाँ पर फूजिन से शादी करने के लिए हाँ कह देती है। वो लोग शादी का सर्टिफिकेट लेकर के जाते हैं तो फूजिन वहाँ पर उसके घर का चाबी और बैंक कार्ड देता है, लेकिन रोजी बैंक कार्ड लेने से मना कर देती है और सिर्फ घर का कार्ड ले लेती है। बाहर जाने के बाद रोजी को फूजिन कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छुड़वा देता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। रोजी कहती है, नहीं मैं टैक्सी से चली जाऊँगी। उसके जाते ही फूजिन खड़े हो जाता है। हमें पता चलता है कि वो एक्चुअल में क्रिपल होने की एक्टिंग कर रहा है। रोजी घर पहुँचती है। घर काफ़ी बड़ा था। वो खूबसूरत घर देख कर के खुश हो जाती है, लेकिन जो घर की मेड है ना, वो लोग यहाँ पर आकर के रोजी का इंसल्ट करने लगती है। एक मेन हेल्पर थी, वो यहाँ पर रोजी का कुछ ज़्यादा इंसल्ट करती थी। वो बचपन से यहाँ पर फूजिन के घर पर हेल्पर का काम कर रही है और यहाँ पर फूजिन को खुद की होने वाली वाइफ ही समझने लगी है। वो यहाँ पर रोजी को कहती है, तुम्हारी जैसी लड़कियाँ इतने बड़े फैमिली में तो आना डिजर्व ही नहीं करती है, तुम तो बस एक कंट्री बम्पकिन हो। फूजिन तुम्हें घर लेकर के आया है, तुम्हें मुझे क्लीन करना पड़ेगा। और वो सैनिटाइज़र उसके ऊपर डाल देती है। रोजी उस पर गुस्सा करने लगती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तब तक वहाँ पर फूजिन आता है। रोजी के सपोर्ट में वो उस लड़की को कहता है कि लगता है कि तुम इस घर में अपनी औकात भूल गई हो। इस घर की हेल्पर हो तुम, ना कि मेरी गर्लफ्रेंड हो जो कि मेरी वाइफ के साथ तुम ऐसा कर रही हो। वो उसे ही वैसा सबक सिखाता है जैसा कि उसने रोजी के साथ किया था, और साथ ही में उसे जॉब से भी निकाल देता है। जहाँ पर वो फूजिन से माफ़ी मांगते रह जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। इसके बाद घर की सारी हेल्पर को डांट लगाता है कि खबरदार जो आज के बाद किसी ने रोजी को बुली किया। फिर वो रोजी का फेस क्लीन करते हुए कहता है, आज से तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें कोई बुली नहीं करने वाला है। रोजी कन्फ्यूज़ थी कि फूजिन आखिरकार उसका इतना हेल्प क्यों कर रहा है। कहीं वो मुझे पहले से तो नहीं जानता है, शायद ये दिल का काफ़ी अच्छा है। सोचने के बाद दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। रोजी को उसकी ग्रैंड मदर का कॉल आता है। उन्हें पता चलता है कि लू से ब्रेकअप होने के बाद उसने फूजिन से शादी कर ली है, तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है। फूजिन उनके बातों को सुन रहा था। ग्रैंड मदर कहती है कि फूजिन क्रिपल है, उसके पास सिर्फ 1 साल है ज़िंदगी के, तुम उसके बाद उसकी विडो बन जाओगी। तो सिर्फ ग्रैंड मदर को खुश करने के लिए वो झूठ बोल देती है कि फूजिन काफ़ी रिच है और एक्चुअल में वो मरेगा तो उसके बाद सारी प्रॉपर्टी उसकी होगी ना, इसीलिए उसने शादी की है। अब फूजिन यहाँ पर उसकी बातों को सुन लेता है। उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो यहाँ पर रोजी से बात किए बिना ही वहाँ से चले जाता है। रोजी देखती है कि फर्श पर बनाना गिरा हुआ है, तो वो उठा करके खाने लगती है। अब यहाँ पर फूजिन उसे बुलाता है और कहता है कि ये कुछ पेपर्स हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ लो। रोजी देखती है 1 साल का उसने कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया था और 1 साल के बाद दोनों का डाइवोर्स होगा।
तो रोजी को 100 मिलियन मिलेगा। वो समझ जाती है कि फौजी ने उनकी बातों को सुन लिया है। वो कहती है कि मैंने सिर्फ ग्रैंड मदर को खुश करने के लिए झूठ बोला था, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। फौजी उसे कहता है तुम मेरी लीगल वाइफ हो, डाइवोर्स के बाद तुमने कुछ तो सोचा होगा। रोजी कहती है कि नहीं, मुझे सच में तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। हाँ, मैंने ये पर्पज़ से तुमसे शादी की थी क्योंकि मेरे फैमिली वालों के पास मेरे डैड के रिलेक्स है, तुम्हारा पावर यूज करके मैं वो वापस ले सकती हूँ। साथ ही में फौजी यहाँ पर उन पेपर्स को फाड़ देती है। तो फिर फौजी वहाँ से चले जाता है। वो कंफ्यूज था कि एक्चुअल में रोजी का कैरेक्टर क्या है, वो सच में उसके पैसे चाहती है या नहीं, यही कंफ्यूज था। अब रोजी यहाँ पर सोच ही रही थी कि वो क्या करे, तभी यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में फौजी की मॉम आई हुई है रोजी से मिलने के लिए। अब यहाँ पर वो एक्चुअल में वो रिच लेडी है और वो रोजी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन इतने करने के बाद भी वो रोजी को घर से निकलने के लिए नहीं कहती है। वो कहती है कि फौजियन 30 सालों में पहली बार किसी लड़की को घर लेकर के आया है, मैं तुम्हें फौजियन से शादी करना अलाउ नहीं करूँगी। रोजी मन में सोचती है लेकिन हमने तो शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है। उसकी मम्मी से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूँगी, बदले में तुम्हें फौजियन की बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट होना होगा, क्योंकि भले ही मेरा बेटा क्रिपल्ड है बट मैं ये नहीं चाहती हूँ कि वो इतना रिच है और उसका कोई हेयर ना हो, यानी कि उसका कोई बच्चा ना हो। इसी वजह से तुम्हें उसके लिए प्रेग्नेंट होना होगा। एक रात का समय है तुम्हारे पास, सोच के बताओ क्या करना, और अगर तुम नहीं मानी तो बहुत सारे लड़के हैं जो कि ऐसा करने के लिए तैयार है। रोजी यहाँ पर कंफ्यूज थी। वो उसकी मॉम को सिर्फ हाँ कह देती है बात टालने के लिए। तभी वहाँ पर फौजियन आ जाता है। वो अपनी मॉम पर गुस्सा कर रहा था कि कहीं वो रोजी को बुली तो नहीं कर रहे। फिर वो अपने कमरे में सोने के लिए चले जाता है जहाँ पर उसकी मॉम ने सूप भेजा था। फौजियन ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो सूप को पी लेता है। हेल्पर यहाँ पर उसकी मॉम को जाके बताती है कि फौजियन ने सूप पी लिया, तो वही सेम सूप वो लोग रोजी को भी देते हैं। अब हम लोग चाइनीज़ ड्रामा देख के इतने एक्सपर्ट हो ही गए हैं कि बताने की ज़रूरत है नहीं कि इस सूप में क्या मिला होगा। फौजियन की मॉम कहती है आज से फौजियन का ध्यान रखना तुम्हारा काम है, उसके पैरों की मसाज तुम करोगी। रोजी ओके कह के फौजियन के कमरे में चली जाती है जहाँ पर कि फौजियन ऑलरेडी उस दवा के नशे में था। रोजी यहाँ पर फौजियन का लेग मसाज कर रही होती है, वो भी कुछ वियर्ड बिहेव कर रही थी। दोनों दवा के नशे में कुछ ज़्यादा ही हो गए थे और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फौजियन रोजी को रोकता है क्योंकि वो नशे में थी। तो रोजी कहती है क्या फ़र्क पड़ता है, हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हैं। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और सर्टिफिकेट लेने के दूसरे ही दिन दोनों यहाँ पर अपना हनीमून बनाते हैं। अब उसकी जो हेल्पर थी कमरे के बाहर से आ रही आवाज़ों को सुनती है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। फौजियन की मॉम को जाकर के बताती है कि फाइनली उन लोगों ने जो प्लान किया था वो सक्सेसफुल हो गया है। उसकी मॉम शुक्र मना रही होती है कि जल्दी ही उन्हें नाती पोता देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अगली सुबह हम लोग रोजी को देखते हैं। कल रात जो हुआ इस वजह से वो काफ़ी एम्बैरेस थी। वो वहाँ से निकल के खिस्सा करी थी तो फौजियन जग जाता है। वो रोजी से कहता है कि तुम कहाँ भाग रही हो। रोजी कहती है मैं कहीं जा नहीं रही, कल जो भी हुआ वो एक मिस्टेक था। एक्चुअल में सूप में कुछ था जो कि तुम्हारी मॉम ने दिया था। अब हम दोनों एडल्ट है, इस बात को इग्नोर ही करते हैं। फौजियन मन ही मन सोचता है इतनी मुश्किल से तो तुम मिले हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाला हूँ। शायद वो रोजी को पहले से जानता था। इसके बाद मॉर्निंग में हम लोग देखते हैं कि फौजियन ऑफिस निकल जाता है। रोजी को उसका सेक्रेटरी ब्लैक कार्ड देता है और कहता है कि वो चाहे तो जाकर के शॉपिंग कर सकती है। शुरुआत में रोजी वो कार्ड लेने से मना कर रही थी बट उसका सेक्रेटरी कहता है लेना है तो लो, नहीं तो फौजी ने कहा है कि उसे फेंक देने के लिए। इसके बाद रोजी ब्रेकफास्ट करती है और फिर कुछ ज्वेलरीज बाई करने के लिए चली जाती है। अब यहाँ पर उसी शॉप में एनी और लू भी आए हुए थे। वो लोग यहाँ पर रोजी को देख करके हंसने लगते हैं। तुम्हारी जैसी गरीब लड़की इतने हाई एंड स्टोर में क्या कर रही है, तुम्हें यहाँ पर कुछ खरीदने का औकात भी है। अच्छा चलो, अगर तुमने यहाँ से कुछ खरीद लिया तो एनी कहती है कि मैं घुटने के बल होकर के सबके सामने तुमसे माफ़ी मांगूंगी। रोजी जब अपना ब्लैक कार्ड निकालती है ना तो फिर सबका मुँह बन जाता है। एनी यहाँ पर कहती है कि तुमने ज़रूर ही ये फेक ब्लैक कार्ड दिखाया है। रोजी कहते तो ठीक है, पेमेंट करके देखते हैं, सच सामने आ जाएगा। लेकिन एनी ऐसा करने नहीं दे रही थी। वो वहाँ के स्टोर के मैनेजर को कहती है तुम लोग कैसे अरे गहरे को यहाँ पर अंदर बुला लेते, चलो निकालो यहाँ से। हम लोग यहाँ के शॉप के VIP कस्टमर्स हैं और ऊपर से शेयर होल्डर्स भी हैं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल लेंगे। अब उसका मैनेजर मजबूर था और रोजी को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। वो लोग उसके ब्लैक कार्ड पर भरोसा नहीं करते हैं। वो लोग कहते हैं कि ब्लैक कार्ड पूरी दुनिया में एक है, फौजियन के पास कैसे हो सकता है।
तभी यहाँ पर फूजिन रोजी के सपोर्ट में आता है। वो गुस्से में आकर के यहाँ पर लू को उसके ऑफिस की पोजीशन से निकाल देता है। एनी का क्या करना है वो रोजी देख लेगी। अब लू यहाँ पर सोचने लगता है रोजी के चक्कर में यहाँ पर उसकी जॉब चली गई, ग्रैंडफादर से जाकर के बात करना होगा, नहीं तो वो तो रोड पर आ जाएगा। साथ ही में एनी यहाँ पर उससे माफ़ी मांग रही होती है। रोजी कहते निकल जाओ यहाँ से, दोबारा कभी मेरे सामने तुम दिख मत जाना। फिर रोजी को फूजिन वहाँ से लेकर के जाता है। अब यहाँ पर लू सोच रहा था कि जल्दी जल्दी वो ग्रैंडफादर से मिले, लेकिन एनी उसे भड़काने का कोशिश कर रही थी। सिर्फ रोजी को रास्ते से हटा दो, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। बट उसके दिमाग में सिर्फ अपना ऑफिस पड़ा हुआ था। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि रोजी कहती है कि क्या फूजिन सच में इतना ज़्यादा रिच है। उसका सेक्रेटरी बताता है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा रिच है, उसे उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है। अब यहाँ पर रोजी और फूजिन के बीच में काफ़ी सारे रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। फूजिन जब वहाँ से जा रहा होता है तो रोजी को उसकी मोम का कॉल आता है। उसकी मोम ने दूसरी शादी कर ली है। यहाँ पर वो उसे पहले तो डांट करके घर बुलाती और कहती है कि अगर तुमने नहीं आए तो तुम्हारे डैड का जो रिलेक्स है वो मैं बेच दूँगी। तो रोजी को मजबूरी में जाना पड़ता है। जब वो घर जाती है तो उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उन लोगों ने काफ़ी बुरा प्लान किया हुआ था। रोजी वहाँ पर जाती है, पानी वानी पीती है। शुरुआत में तो उसकी मम्मी उस पर गुस्सा करके सिर्फ रोजी को एंडी से माफ़ी मांगने के लिए कह रही थी, लेकिन रोजी ऐसा करने से मना कर देती थी कि गलती तुम्हारी बेटी एनी की है, मैं माफ़ी तो नहीं मांगने वाली हूँ। उसकी मॉम यहाँ पर रोजी को धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके डैड का रिलैक्स उसे नहीं देने वाली है, और साथ ही में अगर उसे उसके डैड के रिलैक्स उसे चाहिए तो फूजिन से उसे 100 मिलियन लेकर के आना होगा। रोजी कहती है एक फूटी कौड़ी मेरा हस्बैंड तुम लोगों को नहीं देने वाला है, चाहे जो हो जाए। वो ऐसा कह के वहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पर रोजी को नशा होने लगता है। एक्चुअली उस पानी में उन लोगों ने पहले से ही रोजी के लिए नशे की दवा मिला करके रखी थी। वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। रोजी के फैमिली ने उसे किसी और बिजनेसमैन के हवाले कर दिया था। कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बहाने वो बदमाश बिजनेसमैन यहाँ पर आता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, कहते हैं इसके साथ जो करना है करो, बस मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बदमाश बिजनेसमैन रोजी का फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहा था। रोजी उसे वार्न भी करती है कि वो फूजिन की वुमेन है, अगर उसे पता चला कि तुमने उसे हाथ भी लगाया है तो वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो बंदा उसकी बातों को काफ़ी नॉर्मली ले रहा होता है। और तभी यहाँ पर रोजी को बचाने के लिए फूजिन आ जाता है। ड्रामा का पार्ट 1 हमारा यहाँ पर ख़त्म किया जाता है। अगर आपको ये कहानी तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोगों के प्यार की सख्त ज़रूरत है। मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में।